हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बात करेंगे आज से अर्थशास्त्र आज से क्लासेस चलेंगे और हम अर्थशास्त्र के बारे में बात करेंगे। तो पहला तो हम ये देखना चाहेंगे कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था दो अलग अलग टर्म होते हैं। हम लोग समझते हैं कि दोनों एक ही टर्म है। अर्थशास्त्र का मतलब ये होता है कि अर्थशास्त्र स्टार्ट करें। अर्थशास्त्र का मतलब होता है कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें हम मानव संसाधनों को सीमित करके मानव कल्याण स्तर को बढ़ाने की बात करते हैं। अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो किसी क्षेत्र में जो भी आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं उसको सामूहिक रूप से हम लोग क्या कहते हैं, किसी अर्थशास्त्र मानव स्तर सीमित संसाधनों का उपयोग करके मानव कल्याण स्तर को अधिकतम बढ़ावा देना ही क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। लेकिन अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो एक सीमित क्षेत्र या किसी क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों का एक सामूहिक रूप क्या कहलाता है, अर्थव्यवस्था कहलाता है। अब अर्थशास्त्र को दो भागों में बांट दिया जाता है। पहला बांट दिया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा बांट दिया जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। और माइक्रो इकोनॉमिक्स को व्यष्टि कहा जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि कहा जाता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स को समष्टि कहा जाता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या कहलाती है, यह एक अर्थशास्त्र का एक ऐसा पार्ट होता है, यानी अर्थशास्त्र का एक ऐसा भाग होता है जिसमें हम किसी एक आर्थिक इकाई की बात करते हैं। जैसे एक व्यक्ति की आय, एक फर्म का उत्पादन, एक कंपनी के द्वारा प्राप्त किया गया लाभ, तो ये सारे क्या चीज़ है, ये समष्टि में आ जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें व्यष्टि यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक आर्थिक प्रणाली की बात की जाती है, यानी इसमें एक आर्थिक प्रणाली की बात की जाती है, यानी एक सामूहिक रूप से आर्थिक इकाइयों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, सामूहिक रूप से आर्थिक इकाइयों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। ठीक है। अब इस अर्थशास्त्र में क्या होता है कि इस अर्थशास्त्र में जैसे हम औसत आय निकालते हैं, आयों का योग निकालते हैं, औसत आय निकालते हैं। जैसे तो अगर हम बात करें, आप लोगों को पता होगा कि राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो ये सब हमारे क्या हैं, ये सब किस में आएंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र में आएंगे। ठीक है। तो आई होप यहाँ तक तो क्लियर हो कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है। फिर हमारे मतलब अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया, व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमी, समष्टि अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमी। एक मिनट ठीक। अब आगे चलते हैं। अब हम भारतीय अर्थव्यवस्था, तो हमको पता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था है हमारे यहाँ अगर भारत एक क्षेत्र है तो भारत के अंदर आर्थिक गतिविधि हो रही है, तो यानी एक उस क्षेत्र का एक अर्थव्यवस्था तो होगा। तो अर्थव्यवस्था आप लोगों को पहले से पता है। तो अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हम लोग देखेंगे। तो पहली ये विशेषता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अल्प विकसित है। अब अल्प विकसित क्यों है, क्या क्या फैक्टर है कि जो बताते हैं कि अल्प विकसित है। तो पहला कि हमको पता लग इसमें पहला जो फैक्टर है जो ये हमको सिद्ध करता है कि हम अल्प विकसित हैं, तो निम्न कल्याण स्तर यानी निम्न जीवन स्तर, यानी भारत के लोगों का जीवन स्तर कम है। अब इस निम्न जीवन स्तर कम है, इस जीवन स्तर को पहचानने के लिए या पता करने के लिए हम किस पे रिलाई करते हैं, तो हम रिलाई करते हैं प्रति व्यक्ति आय। अब प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, राष्ट्रीय आय और पॉपुलेशन, राष्ट्रीय आय और जनसंख्या के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। जैसे कि अगर हम मान लें कि भारत की राष्ट्रीय आय 100 रुपया है, 100 करोड़ है, और पॉपुलेशन यहाँ पे 100 लोग हैं, तो एक आदमी को 1 करोड़ रुपया मिलेगा, यानी प्रति व्यक्ति आय 1 करोड़ हुआ। इस तरह प्रति व्यक्ति आय पे हम रिलाई करते हैं जीवन स्तर को मापने के लिए। तो इससे हमको पता लगता है कि यहाँ का जीवन स्तर कम है। और प्रति व्यक्ति आय नापने के भी दो निर्धारण होते हैं, यानी दो आधार से नापे जा सकते हैं। पहला आधार अगर हम माने तो पहला आधार मान सकते हैं बाजार विनिमय दर। पहला आधार क्या मान सकते हैं, बाजार विनिमय दर। दूसरा मान सकते हैं पीपीपी डॉलर पे, पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी, यानी पहला तो हम बाजार विनिमय दर में कितना पैसा लेन देन हो रहा है, कितना आदमी मार्केटिंग कर रहा है। और दूसरा अगर हम पीपीपी पे बात करें तो पीपीपी मॉडल का मतलब होता है कि पीपीपी मॉडल का मतलब ये हो गया कि परचेजिंग पावर पैरिटी, यानी हमारी परचेजिंग पावर पैरिटी कितना है डॉलर के हिसाब से, तो डॉलर के हिसाब से, ठीक है, जिसमें हम अर्थव्यवस्था में तीसरे नंबर पे आते हैं, यानी जिसमें जीडीपी के अनुसार हम तीसरे नंबर पे आ गए। ठीक। अब आते हैं यहाँ पे। अब इसका पहला फैक्टर तो पता है कि अल्प विकसित क्यों है, जीवन स्तर कम है। दूसरा कि यहाँ पूंजी का अभाव है, पूंजी का अभाव मतलब निवेश कम है। तीसरा है कि यहाँ व्यापक बेरोजगारी और निर्धनता है।
ठीक है। चौथा क्या है कि यहाँ असमानता है, यहाँ क्या है असमानताएं बहुत ज़्यादा हैं। यानी आय असमानताएं क्या होती है कि एक देश में या एक वर्ग में किसी व्यक्तियों के बीच में आय व्यय के बीच में एक लंबा अंतर ही उनकी असमानताएं कहलाती है। तो असमानताएं को नापने के लिए एक कजनेट नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने एक कजनेट हाइपोथेसिस दिया और उन्होंने एक सिद्धांत दिया। उसी कजनेट हाइपोथेसिस को मार्क करके एक सिद्धांत दिया, ट्रिकल डाउन इफेक्ट, जिसको कहते हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट, आच्छादन का सिद्धांत। तो इसमें क्या था कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट कहता है कि अगर हमारी ट्रिकल डाउन इफेक्ट के अंतर्गत अगर हमारा आर्थिक विकास हो रहा है तो उसका जो लाभ है स्वयं ही नीचे वाले समूहों में छन के नीचे वाले समूहों में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो कजनेट हाइपोथेसिस किसके लिए है? असमानता के लिए है, असमानता के लिए। और कजनेट हाइपोथेसिस ये भी बताता है कि जितना ही हम कर राजस्व को लेंगे, यानी जितना ही हम कर राजस्व है ना, हमारे पास टैक्स की पैसा जितना ज़्यादा आएंगी उतना ही हमारा विकासात्मक व्यय बढ़ेगा। अब विकासात्मक व्यय क्या होता है ये बहुत ज़रूरी है, विकासात्मक व्यय जानना कि विकासात्मक व्यय होता क्या है। तो विकासात्मक व्यय का मतलब ऐसे सरकार के ऐसे व्यय जो लोगों के विकास, यानी जैसे कि कोई कंपनी बैठा देना, कोई फर्म बैठा देना, कोई इंस्टीट्यूट बैठा देना, तो ये विकासात्मक व्यय है। लेकिन अगर इसी में आ जाए कल्याणकारी व्यय क्या होती है, तो कल्याणकारी व्यय का मतलब यह है कि जैसे सब्सिडी दे देना, LPG छूट दे देना, ठीक है, राशन देना, तो ये कल्याणकारी व्यय है। तो कल्याणकारी व्यय से लाभ नहीं होता है। लेकिन अगर हम विकासात्मक व्यय करते हैं तो हमारा आर्थिक विकास होता है। आर्थिक विकास होने के साथ साथ क्या होता है कि अगर आर्थिक विकास होगा तो उससे जो लाभ होंगे विकासात्मक व्यय से वो छन के नीचे वाले समूहों में पहुंच जाएंगे, नीचे के सभी वर्गों में पहुंच जाते हैं। इसी को हम लोग ट्रिकल डाउन इफेक्ट करते हैं। किसने दिया था? कजनेट ने दिया था। और कजनेट ने कौन सी हाइपोथेसिस दिया था? कजनेट हाइपोथेसिस दिया था, जो किससे संबंधित था? असमानता से संबंधित था। तो हम यहाँ तक क्लियर है कि भारतीय अर्थव्यवस्था विकसित क्यों है? क्योंकि यहाँ जीवन स्तर निम्न है, क्योंकि क्या है? जीवन स्तर निम्न है, ठीक है। दूसरी बात है कि यहाँ पे पूंजी का अभाव है। तीसरी बात है कि यहाँ पे व्यापक बेरोजगारी और निर्धनता है। चौथी बात यहाँ पे क्या है? चौथी बात है कि असमानताएं ज़्यादा है। अब ये असमानताएं तो ठीक है, ऑल इंडिया लेवल की बात कर रहा है, लेकिन अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ क्षेत्रीय असमानताएं भी है, जैसे जात को लेके और मतलब और भी कर्म को लेके, ये सब भी असमानताएं, क्षेत्रीय असमानताएं ज़्यादा। और सबसे प्रमुख कारण अल विकसित होने का है, तो वो सबसे प्रमुख कारण हमारा बच गया है कृषि का प्रधानता। यानी भारत अभी भी कहीं ना कहीं कृषि की प्रधानता में है, इसलिए अब अविकसित है। अगर हम बात करें 1950 में, तो 1951 में पंचवर्षीय पहली मॉडल आई थी। और जब पंचवर्षीय पहली मॉडल आई थी तो उस पंचवर्षीय पहली मॉडल का मॉडल हेराल्ड ओवर मॉडल पे था, और उसमें योजना आई थी तो हेराल्ड ओवर मॉडल पे था, जिसमें कृषि को प्रधानता दी गई थी। क्योंकि भारत भी मानता था कि हम एक कृषि प्रधान देश हैं और कृषि में योगदान, तो उस समय अगर 1950 की बात करें तो कृषि का GDP में योगदान था लगभग योगदान था हमारा 50% के आसपास। और 50% में उद्योग यानी सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर का था। तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, 3 क्षेत्र होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आती है, द्वितीय क्षेत्र में उद्योग और सामान इंडस्ट्री आती है, ये हो गया मतलब मैन्युफैक्चरिंग। और टर्शरी सेक्टर में क्या आता है? हमारा उत्पादन आता है, मतलब सर्विस आता है, सेवा आती है। तो अब क्या हुआ कि मतलब ऐसा मानते हैं लोग कि कृषि प्रधान रहेगा तो एक आप बेरोजगारी सुने होंगे, तो बेरोजगारी में प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है। और प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब ये होता है कि मतलब आवश्यकता से अधिक लोगों को उसमें मतलब काम तो है, लेकिन उतने लोगों का काम नहीं है जितने लोग कर रहे हैं। जैसे कृषि में अगर आपके यहाँ 5 एकड़ भी खेत है तो 5 एकड़ के लिए अगर 10 आदमी रहे तो 10 आदमी भी उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर 5 आदमी रहे तो 5 आदमी, अगर 50 आदमी रहे तो 50 आदमी भी इन्वॉल्व हो सकते हैं कृषि में। तो उसी को हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं कि बेरोजगारी तो है लेकिन पता नहीं चलता है। और तो वो हमारी इतनी हो गई। और अब बात करते हैं तो कृषि का मतलब प्रधानता है भारत में, इस वजह से अविकसित है। अब हम कहें कि कृषि की प्रधानता हम कैसे मानते हैं, कैसे मान रहे हैं कि ये विकसित हो रही है, कैसे माने कि विकासशील देश है। अगर अविकसित है तो विकासशील भी तो है हमारी भारत, तो विकासशील बात है तो हम देखेंगे कि 1950 में हमारे यहाँ कृषि का GDP में योगदान 50% था, लेकिन वही घटते घटते अब 19% के आसपास आ गई है 2021 में।
ठीक है। तो हम ऐसा, और सर्विस सेक्टर पहले जो 0% था अब 53% के आसपास सर्विस सेक्टर आ गई है। तो हम ऐसा मान रहे हैं कि कृषि की प्रधानता कम हो रही है और सर्विस सेक्टर की प्रधानता ज़्यादा हो रही है। अब अर्थशास्त्री कहते हैं कि अगर हम विकसित होंगे तो हमारे यहाँ विकसित होने का एक ही कंडीशन है, कृषि की प्रधानता हमारे यहाँ कम होनी चाहिए, और कृषि की प्रधानता कम होने के होगी और सर्विस सेक्टर और उद्योग की प्रधानता जब बढ़ेगी तब हम विकसित होंगे, ठीक है। ये क्लियर होगा आपको। अगर रोज़गार की बात करें तो कृषि रोज़गार आज मतलब पहले 1950 में 60% के आसपास रोज़गार देता था, अब यहाँ कहीं 25-30% के आसपास आके, मतलब 43% के आसपास अभी रुका है, और सर्विस सेक्टर की रोज़गार देने की क्षमता भी धीरे धीरे बढ़ ही रही है, ठीक है। अब हम बात करें कि जनसंख्या वृद्धि दर भी, तीव्र जनसंख्या वृद्धि दर है। आपको पता है कि अगर हमारा ग्रोथ रेट, जनसंख्या वृद्धि दर ज़्यादा होगा तो संसाधन तो सीमित है ना, संसाधनों का उपयोग करने में, संसाधन का उचित वितरण हम कैसे कर पाएंगे, तो इससे हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो तीव्र जनसंख्या भी कहीं ना कहीं हमारे विकास का अवरोधक है। तो अगर हम बात करें तो इनका विकास 3 फेज में हुआ था, पहला फेज, द्वितीय फेज, तीसरी। पहले फेज में जन्म दर अधिक था, जन्म दर कम था, मृत्यु दर अधिक था, इससे हमारा ग्रोथ रेट कम था, ठीक है। यानी अगर जन्म कम लेंगे, मरेंगे ज़्यादा, तो ग्रोथ रेट कम होगा, यानी जो भी ग्रोथ रेट है वो तो कम होगा। अब बात कर दूसरे फेज में क्या हुआ कि जन्म दर बढ़ा, डेथ रेट थोड़ा सा बढ़ा, तो थोड़ा सा कम हुआ, तो वो नॉर्मल रहा। फिर तीसरे मतलब बीच में संक्रमण काल आ गया, 1921 का दौर था, उसमें संक्रमण काल आ गया, और उसमें क्या हुआ कि बर्थ रेट बहुत ज़्यादा हाई होगा, डेथ रेट बहुत कम हो गया। इसका मतलब यहाँ पे लघु विभाजन का वर्ष हो गया, यानी महाजनसंख्या विस्फोट। तो 1921 में यही मानते हैं कि जनसंख्या विस्फोट हुआ था, और उसके बाद से 1951 का एक फेज आया जहाँ पे बर्थ रेट भी कम हो गया, और डेथ रेट ज़्यादा हो गया और बर्थ रेट कम हो गया, जिसे लघु विभाजन का मानते हैं, जिसमें हमारा क्या हुआ कि जनसंख्या वृद्धि दर घट गई थी। तो ये हमारा हो गया। अब आते हैं कि यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, एक होती है दैत्यात्मक अर्थव्यवस्था। यानी अगर कोई विकासशील देश है या अल्प विकसित देश है तो वहाँ का प्रबल संभावना है कि वो मतलब दैत्यात्मक अर्थव्यवस्था पे रिलाई कर रहा है। दैत्यात्मक अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? दैत्यात्मक अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ परंपरागत अर्थव्यवस्था और आधुनिक अर्थव्यवस्था से हम में बहुत गैप है। ऐसे कहने का मतलब ये है कि जहाँ दुनिया एक और मतलब सर्विस सेक्टर को पूरी तरह से अपना चुकी है, या अगर बात करें तो सर्विस सेक्टर की प्रधानता बहुत ज़्यादा है, वहीं पे हम अभी भी कृषि पे, परंपरागत क्षेत्र पे अभी भी रिलाई कर रहे हैं। अभी भी हमारे यहाँ मतलब 20 या 25% तक कृषि अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहा है। तो कहने का बस मतलब ये है कि हम अभी भी दैत्यात्मक अर्थव्यवस्था की ओर ही है, जिससे हम अल्प विकसित है, लेकिन धीरे धीरे ये कम हो रहा है। सर्विस सेक्टर का मान बढ़ रहा है, सर्विस सेक्टर में योगदान जीडीपी का बढ़ रहा है, सर्विस सेक्टर में रोजगार बढ़ रहा है, उत्पादक क्षेत्र में रोजगार और सर्विस मतलब बढ़ रहा है, जीडीपी में योगदान भी बढ़ रहा है। तो इससे हम कह रहे हैं कि ये अल्प विकसित के साथ साथ विकासशील देश भी है, यानी अल्प विकसित तो है लेकिन विकासशील देश है, और यहाँ पे निम्न कल्याण स्तर है। तो ये पूरा चीज़ हमको ये बताता है कि हम अल्प विकसित और विकासशील दोनों हैं, और कैसे हम आगे ग्रोथ कर सकते हैं। तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं हम। अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र आपको पता है कि सीमित संसाधनों का उपयोग करके मानव कल्याण स्तर को बढ़ावा देना ही अर्थशास्त्र है। अर्थव्यवस्था मतलब किसी एक सीमित क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को सामूहिक रूप से अध्ययन को क्या करता है? अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा गया है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है कि मतलब एक आर्थिक इकाई का उपयोग करते हैं, आर्थिक इकाई का अध्ययन करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें वहीं पे कि समष्टि में एक मतलब कई आर्थिक इकाइयों के एक सामूहिक रूप से अध्ययन किया जाता है उसमें, ठीक है। अब हमारे यहाँ भारत में असमानताएं, तो अब हम बात करें कि भारत को अल्पविकसित या क्यों कहा जाता है? तो अल्पविकसित पहला तो है कि यहाँ निम्न जीवन स्तर है, दूसरा यहाँ है कि पूंजी का अभाव है, तीसरा यहाँ है कि व्यापक निर्धनता और बेरोजगारी है, चौथा यहाँ की
असमानता में आप कॉन्जेनिटल हाइपोथेसिस देख ही चुके हैं, ट्रिकल डाउन इफेक्ट देख ही चुके हैं। अब नीचे आता है कि अब बात करें तो यहाँ पे असमानता है। फिर अगर बात करें तो क्षेत्रीय असमानताएं भी है। कृषि की प्रधानता है, सबसे बड़ी दुविधा ये है कृषि की प्रधानता। अगर हमको विकसित बनना है तो कृषि की प्रधानता को कम करना पड़ेगा। सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र की ओर हमको बढ़ना पड़ेगा। और चौथा मतलब उसके बाद से है कि उसके बाद से तीव्र जनसंख्या वृद्धि दर, तो हमको ग्रोथ रेट को कम करना है, मतलब तीव्र तो नहीं करना है, एक नॉर्मल वे में चले, ठीक है। अगर कम भी हो जाएगा तभी जनसंख्या एक आप पढ़े होंगे जननांकी है, डेमोग्राफिक डिविडेंड। अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पास ज़्यादा होता है तो हम मतलब योग्य होते हैं। जैसे कि भारत इस समय और आने वाले 10 सालों में डेमोग्राफिक डिविडेंड को प्राप्त कर लेगा। और मतलब अगर जब प्राप्त कर लेगा तो भारत की प्रबल संभावना है कि भारत एक मतलब विश्व शक्ति बन के उभरे। अगर यूथ संसाधन को, अगर ह्यूमन रिसोर्स को, मानव संसाधन को, जो हमारे यहाँ यूथ है उनको अगर एक अगले मतलब बढ़िया वे में लेके चला जाए, उनको बढ़िया प्रशिक्षण दिया जाए तो कहीं ना कहीं भारत का विश्व स्थान तो विश्व में महाशक्ति बनने का दौर तो है। अब अगर हम बात करें जनसंख्या, अगर उसके बाद से फिर एक और है दैत्यात्मक अर्थव्यवस्था है यहाँ पे, यानी परंपरागत क्षेत्र आधुनिक परंपरागत अर्थव्यवस्था, आधुनिक अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा गैप है। हमको कृषि को विलोप करके सर्विस सेक्टर, यानी दुनिया जिस तरफ बढ़ रही है उस तरफ बढ़ना पड़ेगा। तभी हम अपने भारत को विकसित कर सकते हैं। और यहाँ पे निम्न कल्याण स्तर है, ठीक है। इतना है। और इसका आसार है कि अगर अब देखिए आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे कि भारत अविकसित और विकासशील क्यों है। यहाँ से इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना है। और दूसरी बात, अगर अविकसित और विकासशील है, अगर हमको अविकसित और विकासशील से विकसित की ओर जाना पड़े तो हम क्या करेंगे। तो इसी में जो भी रोक रहा है, जो भी विशेषताएँ हैं, वही उसका सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो हम इसमें क्या काम करेंगे, असमानताएँ को कम करेंगे। असमानताओं को कैसे कम करेंगे, तो उसके संसाधन अलग अलग हैं, कैसे कम करेंगे, क्या करेंगे, क्या उपाय होंगे। तो इस तरीके से हम मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं और इस टाइप के आंसर्स दे सकते हैं। इससे अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। थैंक यू। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।